हाँ, तो क्लास 9 के बच्चों ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का बुक है। सिविक्स का ये अध्याय नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति, मतलब इलेक्शन पॉलिटिक्स। हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब चुनावी राजनीति में सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वो है चुनाव क्यों। चुनाव क्यों, तो आप तो अभी आप जानते हो 2 साल के लोकतंत्र के यात्रा पे चल रहे हो। 10th के लास्ट बुक में आपको 2 साल की यात्रा को पूरी कराई जाएगी। अभी आप लोगों को लोकतंत्र की यात्रा करवाई जा रही है और अब लोकतंत्र की यात्रा में चैप्टर 3 में आए हो। पहले के चैप्टर में आपने एक बात का गौर किया होगा कि किसी भी चैप्टर में आपको परिभाषा चुनाव क्यों, जैसे यहां क्वेश्चन है चुनाव क्यों, तो इसका आंसर तो बताया ही नहीं जाता। आपको पता होगा, आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है और फिर समझ लो कि कोई किसी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चाहे कोई भी हो। लोकतंत्र में ऐसा ही आपको किया जा रहा है। हर एक चैप्टर में एक स्टोरी सुनाई जाती है। तो आइए इसमें भी आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर आप आंसर दे सकते हो कि चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका आंसर आप दे सकते हो, और चुनाव क्यों इसका आंसर दे सकते हो। तो आइए हरियाणा चलते हैं। हरियाणा की एक कहानी सुनाते हैं। 1987 में विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर, और राज्य में 1982 में भी चुनाव हुआ था। तो अब बताइए कि 1982 में चुनाव हुआ, उसके 5 साल बाद 1987 में चुनाव होगा। 1987 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध आंदोलन के जरिए उन्होंने हरियाणा के निवासी से विभिन्न तरह के वायदे किए जो पूरा करेंगे, और इसी वजह से 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल की पार्टी, जिसका नाम था लोकदल पार्टी, उनकी भारी बहुमत से जीत हुआ। इतनी बड़ी जीत कि हरियाणा में टोटल 90 सीट हैं, उसमें से 76 सीट चौधरी देवीलाल के पार्टी के गठबंधन को मिल गया, जिसमें से चौधरी देवीलाल के लोकदल नामक पार्टी को अकेले 60 सीटें मिल गई और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए। समझ रहे बात को। 1987 में, और 1982 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की थी सरकार, तो कांग्रेस यहां पर हार गई और चौधरी देवीलाल की पार्टी जीत गई। अब चौधरी देवीलाल की पार्टी क्यों जीती भाई, ये बताओ। क्योंकि 1982 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने कुछ वायदे किए थे, शायद उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, इसीलिए हार गए। और चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नाम देकर विभिन्न तरह के वायदे किए और लोगों को लगा कि ये अपने वायदे पूरे करेंगे, इसलिए इस बार चौधरी देवीलाल की पार्टी जीत गई। समझ रहे हो कहानी को। अब 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए। अब बताओ कि अगली बार कब चुनाव होगा। 1987 के बाद 1992 में होगा। 1992 में जब चुनाव हुआ तो चौधरी देवीलाल की पार्टी बुरी तरह हार गई और फिर से कांग्रेस जीत गई। अब ये बताओ कि चौधरी देवीलाल की पार्टी क्यों हारी होगी। निश्चित तौर से उन्होंने जो जो वायदे किए थे न्याय युद्ध आंदोलन के दौरान, वो सारे वायदे पूरे नहीं किए होंगे, इसीलिए जनता ने चौधरी देवीलाल की पार्टी को ठग पार्टी समझा होगा और फिर 1992 में समझा होगा कि नहीं, कांग्रेस ही सही थी, और इसलिए कांग्रेस को फिर से जीत मिल गई। तो ये थी कहानी। अब आप आंसर लिख सकते हो कि चुनाव क्यों, लिख सकते हो चुनाव क्यों, उसका आंसर मैं तो लिख सकता हूं। क्या लिखेंगे आंसर में कि चुनाव की जरूरत इसलिए पड़ती है
कि अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाती है और वो जनता के लिए कार्य नहीं करेगी तो अगली बार चुनाव में उस पार्टी को हारनी पड़ेगी और दूसरी पार्टी को मौका देना पड़ेगा। इसीलिए चुनाव की जरूरत है और चुनाव होती है। अगर मान लो कि कांग्रेस 1982 में जो वायदे किए वो सही रूप से काम करती हरियाणा में, तो क्या 1987 में हारती? 1987 में चौधरी देवीलाल ने जो वायदे किए वो पूरा करते तो क्या 1992 में चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल पार्टी हारती? नहीं हारती। तो आप समझ गए हो कि वायदे पूरे नहीं करने के कारण चुनाव होते हैं ताकि सरकार को बदल दिया जाए और जनता के लिए समुचित रूप से काम किया जाए। ओके, अब है चुनाव की जरूरत क्यों है? चुनाव की जरूरत क्यों है ये क्वेश्चन आए तो लिखना चुनाव की जरूरत है क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा। जैसे आपने पिछले अध्याय में जब मैडम लिंगदो या सिंह सर बहस करवा रहे थे तो एक लड़की ने बोली थी बहस करने के दौरान कि चुनाव की जरूरत ही क्यों है, अगर एक सही नेता मिल जाए तो उसी को बार बार चुन दो। नहीं, तब भी लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत है ताकि कोई तानाशाह न बन जाए। अगर एक बहुत ही अच्छा नेता आपको मिल गया है, अच्छा प्रधानमंत्री मिल गया है तो चुनाव नहीं करवाते हैं क्योंकि चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है, तो क्यों न उसी को बार बार प्रधानमंत्री रहने दें। तो फिर तानाशाही किसको कहते हैं? फिर तो लोकतंत्र नहीं कहेंगे। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। उसी तरह चुनाव के बिना कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता है। अब चुनाव की जरूरत क्यों है समझ गए हो ना। अब आते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। अगर मान लो किसी देश में चुनाव हो रहा है तो वो लोकतांत्रिक ढंग से, सही ढंग से, बिना बेईमानी के हो रहा है, इसका क्या क्या आधार है? व्हाट आर द बेस टू से अ इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट आर द बेस? कौन सा बेस है जिसे हमें जानना जरूरी है। तो ध्यान रखना, कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक मानी जाएगी उसके लिए निम्नलिखित आधार होना चाहिए। पहला, हर किसी को चुनाव में सुविधा हो कि वो जिसको मन करे अपना वोट दे। दूसरा, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो। तीसरा, नियमित अंतराल पर वहां पर चुनाव होता हो, अर्थात हर एक 5 साल पर चुनाव होता हो। चौथा, वहां पर विभिन्न तरह की पार्टियां होनी चाहिए कि लोग किसी भी पार्टी को वोट कर सकें। अब चाइना की तरह ही नहीं कि एक ही पार्टी हो और अमेरिका की तरह नहीं कि 2 ही पार्टी हो। बहुत सारे पार्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अमेरिका में क्या है, एक बेईमानी करेगा तो दूसरे को वोट देंगे अगली बार, और दूसरा भी बेईमानी कर दिया तो आप किसको दोगे? तो यही वजह है कि ज्यादा पार्टी होनी चाहिए कि लोगों को चुनने का मौका मिले। इसके अलावा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए वहां पर एक चुनाव आयोग भी होना चाहिए, यानी कि एक ऑफिस हो जिसके पास फुल कमांड हो कि वो चुनाव कैसे करवाएंगे। तब आप कह सकते हो कि चुनाव लोकतांत्रिक था और चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। आगे है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? देखते हो ना आप लोग, चुनाव के दौरान छींटा कसी होता है, एक नेता दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरा नेता पहले पे इल्जाम लगाते हैं। तो क्या ये सही है? आप लिखना हाँ, बिल्कुल सही है। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी तो कोई भी नेता खराब है या अच्छा है ये कौन निकाल कर देगा? अगर किसी नेता ने गलत काम किया है तो उस काम को उजागर कौन करता है? दूसरा नेता, उसका जो विरोधी पार्टी का नेता होता है ना, वो बोलता है ना कि इस नेता को वोट मत देना क्योंकि ये तो अपराधी है, ये तो गलत काम किया है, ये सब बोलते हैं। तो ये प्रतिद्वंदिता बहुत ही अच्छी है जिससे लोगों को
सभी नेताओं के बारे में असलियत मालूम पड़ती है। यहां पर प्रतिद्वंदिता अच्छी है। हां, एक जगह पर प्रतिद्वंदिता अच्छी नहीं है। एक जगह पर प्रतिद्वंदिता अच्छी नहीं। आप एक नेता दूसरे नेता की गलतियां और कमियों को निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसके परिवार वालों की कोई गलतियां नहीं निकाल सकते। यह प्रतिद्वंदिता अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार में किसी की बेटी ने भाग के शादी कर ली, किसी का बेटा, नेता का बेटा ड्रग्सी हो गया, चरसी हो गया, ये बात आप नहीं बोल सकते। ये प्रतिद्वंदिता अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी और बेटा तो कुर्सी पर बैठने नहीं आएगा। चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने, वो नेता बनेगा। इसलिए उस नेता की कमियां निकालना प्रतिद्वंदिता तब अच्छी है। लेकिन उनके घर वालों को चुनाव के दौरान उनके घर वालों की गलतियों को घसीटना, यह प्रतिद्वंदिता अच्छी नहीं है। ये याद रखना। अब है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? तो चुनाव की हमारी प्रणाली निम्नलिखित है। पहला, चुनाव क्षेत्र। सबसे पहले चाहे विधानसभा की चुनाव हो, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का, या फिर पार्लियामेंट का, संसद भवन का चुनाव हो, सबसे पहले चुनाव क्षेत्र में पूरे देश को या राज्य को बांट दिया जाता है। विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरे राज्य को चुनाव क्षेत्र में बांटेगा। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में जब चुनाव होगा तो दिल्ली को 70 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर दिल्ली में संसद भवन का चुनाव होगा एमपी का, तो उसे 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उसी तरीके से अगर संसद भवन का चुनाव एमपी का होता है तो पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्र में बांटा गया है। और विधानसभा का हो तो विभिन्न राज्यों को अपने अपने तरीके से चुनाव क्षेत्र में बांटा गया। जैसे यूपी में तो 322 सीटें हैं, 422 सीटें कहीं हैं, ऐसे करके बांटा गया है। तो इसको बोलते हैं चुनाव क्षेत्र में बांट देना। दूसरा, उसके बाद आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। उसके बाद आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाता है। मतलब पूरे चुनाव के दौरान सीटों को बांटा जाता है कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सुरक्षित रखा जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सुरक्षित रखा जाएगा। तो हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और 47 सीट, यानी कि लगभग 131 सीट्स जो है वो एससी एसटी के लिए रखा गया है। इन सीटों पर कोई भी अग्री जाति का या उच्च जाति का कोई भी उम्मीदवार इस पर खड़ा नहीं होगा। हर एक पार्टी का उम्मीदवार एससी एसटी कैटेगरी से ही इन 131 सीट पर खड़ा किया जाएगा। कोई भी बड़ी जाति से या उच्च जाति से नहीं आएंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र दूसरी प्रणाली है हमारे चुनाव की। तीसरी प्रणाली है मतदाता सूची। उसके बाद आता है कि मतदाता सूची तैयार करना। उसके लिए हमारे देश में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग सरकार के प्राइमरी हाई स्कूल के टीचरों को यह आदेश देता है कि सभी पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमकर 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका नाम, पता, आधार कार्ड सब ले आए। उन सब का नाम लेकर चुनाव आयोग एक मतदाता सूची पत्र तैयार कर लेते हैं। उसमें वोटर लिस्ट में उनको डाल देते हैं। समझ गए वोटर लिस्ट? तो चुनाव की प्रक्रिया के 3 भाग अब हो गए ना। पहला क्या था? चुनाव क्षेत्र। दूसरा क्या था? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। और तीसरा क्या था? मतदाता सूची। चौथा उम्मीदवारों का नामांकन। उसके बाद आता है अब जो चुनाव में खड़े होंगे उन लोगों का, उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है। नामांकन मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। सारे कैंडिडेट चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएंगे। वहां उनको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पर में वो अपना पता, नाम, संपत्ति कितनी है, सब कुछ भर देंगे। उसको बोलते हैं हम उम्मीदवार का नामांकन करना। 4 प्रक्रिया हो गया। अब
पांचवा प्रक्रिया आता है चुनाव अभियान। अब जो है चुनाव अभियान होगा, यानी कि सभी पार्टी के जो नेता होंगे, उम्मीदवार होंगे, वो सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में घूमेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने चुनाव क्षेत्र में घूमेंगे। उसको बोलते हैं चुनावी अभियान, यानी कि इलेक्शन कैंपेन इंग्लिश में। इलेक्शन कैंपेन करेंगे, वो विभिन्न तरीके से लोगों से वायदे करेंगे। नुक्कड़ पर में वो लोग भाषण करेंगे, बड़े बड़े स्टेज भी लगाकर भाषण स्पीच देंगे, और वो अपना चुनावी घोषणा पत्र लोगों को बताएंगे। वो लोगों को बताएंगे हम आपके लिए पुल बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, नालियों का निर्माण करेंगे। मतलब चुनावी अभियान के दौरान सभी तरह के वो जो वायदे करते हैं वो वायदे वो लोग करेंगे। इसको बोलते हैं चुनाव अभियान। सबके हाथ में अपना अपना चुनाव चिन्ह होगा, अपना झंडा होगा, बैनर होगा, पैम्फलेट होगा, पोस्टर होंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, पैम्फलेट बांटेंगे, नारा लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि उनका घोषणा क्या है, घोषणा पत्र, उनके वायदे क्या हैं, जिससे कि लोग उन्हें वोट करें। समझ गए चुनावी अभियान? इसमें चुनावी अभियान यही होता है। चुनावी अभियान के तहत देखोगे हर चुनाव में अलग अलग सब अपना नारा लगाते हैं। जैसे 1977 में आपातकाल के बाद चुनावी नारा लगाया गया था लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए चुनावी अभियान में नारा लगाया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वैसे ही वामपंथी दलों ने 1977 में जमीन जोतने वालों को एक करने का नारा दिया। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे सब ना अपना अपना नारा देते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान एक चीज को, चुनाव की अभियान जो चलता है ना, जब सारे पार्टी पूरे जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, तब एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो है आचार संहिता, कोड एंड कंडक्ट। तो याद रखना आचार संहिता क्या है। आचार संहिता का अर्थ है कि चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी भाषण या नारा नहीं देना है जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। आप उदाहरण में लिखना। उदाहरण के लिए कोई भी नेता किसी भी नेता के परिवार वालों के बारे में कोई भी गलती नहीं बता सकते, या फिर वो हिंदू मुसलमान या जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। अगर ऐसा किया लिंग के आधार पर कि मैं औरत हूं, स्त्री हूं, तो सारी स्त्री महिलाओं को वोट करे, ये सब आप नहीं कर सकते हो। इसको अगर किया आपने तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और फिर आपका उम्मीदवारी चुनाव आयोग रद्द कर देंगे और कहेंगे नहीं, तुम चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या किया है? तो तुमने तो अपने विरोधी, अपने ओपोनेंट नेता के परिवार वालों को उछाला है कि उसके बेटे ने क्या किया, उसकी पत्नी ने क्या किया, ये तो तुम नहीं उछाल सकते। दूसरा, तुमने हिंदू या मुसलमान के नाम पर वोट मांगा है, ये तो लोकतंत्र में होता ही नहीं है। तीसरा, अगर तुमने महिला या लिंग के आधार पर मांगा, जाति के आधार पर, तो ये सब आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो समझ गए बच्चों आचार संहिता क्या होता है? कोड एंड कंडक्ट। उसके बाद आता है मतदान और मतगणना। ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मतदान की एक तिथि तैयार कर दी जाती है, जिस तिथि को मतदान होना है। मतदान के बाद पहले ही तय कर दी जाती है, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मतगणना की जाएगी, और मतगणना करके जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिलेंगे उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। समझ गए? मतदान और मतगणना, ये है हमारी चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या था? पहला था चुनाव क्षेत्र, दूसरा था आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा था उम्मीदवारों का नामांकन, चौथा था
मतदाताओं की सूची, पांचवा था चुनाव अभियान और छठा था मतदान और मतगणना। इस 6 प्रक्रिया से चुनाव को पूरा कर लिया जाता है। जो विजय होगा उसे विजयी घोषित करके उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। अब है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है क्या? लिखना, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है। किसी भी जगह पर चुनाव लोकतांत्रिक है कि नहीं है, उसके निम्नलिखित शर्तें हैं। अगर कहीं लोकतांत्रिक चुनाव है तो उसके निम्नलिखित बातें होंगी। पहला, मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम तो नहीं था। दूसरा, 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार था कि नहीं। तीसरा, जो पहले से सरकार में थे क्या उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं किया। चौथा, मतदान के दौरान कोई धांधली तो नहीं किया। मतदान के दौरान लिंग, जाति, धर्म के आधार पर वोट तो नहीं मांगा गया। मतदान के दौरान कंबल या पैसे तो नहीं बांटे गए। अगर ये सब नहीं हुआ तो वहां पर चुनाव क्या है? लोकतांत्रिक है। अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो वहां चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा तो भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। लिखना, हाँ, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, क्योंकि भारत में कोई कंबल, पैसा, कुछ भी लोभ प्रलोभन नहीं दिया जाता है। भारत में कोई धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जाता है। भारत में 18 साल के सभी को वोट देने का अधिकार है। भारत में कोई फर्जी वोटर नाम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां है। इसके अलावा भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। अब पूछेगा, स्वतंत्र चुनाव आयोग से क्या समझते हो? फ्री इलेक्शन कमीशन, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो देखो, चुनाव आयोग चुनाव का एक दफ्तर है जो चुनाव की सारी प्रक्रिया को स्वयं करती है। उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी सिफारिश नहीं चलती है। इससे हमें पता चल जाता है कि चुनाव हमारे देश में चुनाव आयोग करवाता है और निष्पक्ष ढंग से करवाता है। इसमें कोई बेईमानी नहीं है। अब जब चुनाव आयोग के ऑफिस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कुछ चल ही नहीं सकता तो वहां बेईमानी होगा ही नहीं। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि ईवीएम का जो मशीन है वो हैक कर लेते हैं, ये वो। तो चुनाव आयोग ने बार बार सभी पार्टियों को बोला है कि जो लोग भी चुनाव ईवीएम पर में दोष लगाते हो कि किसी ने मशीन को हैक कर लिया, उनसे प्रार्थना है कि वो आइए और हमारे दफ्तर में सबसे पहले वो दिखाएं। क्या दिखाएं? मशीन में क्या नहीं, हैक होता कैसे है, पहले ये दिखाओगे तब ना मानेंगे। पूरे देश में ये कहा जाता है कि ईवीएम खत्म कर दो, बैलेट पेपर से, यानी कि कागज पर मुहर मारकर चुनाव होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है, चुनाव आयोग का, कि ये 150 करोड़ वाले आबादी वाला देश है। कागज पर अगर हम चुनाव करवाएंगे ना तो वो संभव ही नहीं है। पूरे दिन भर में सब लोग वोट डाल ही नहीं पाएंगे और बहुत ही उलझन भरा होगा। पहले भी था, तभी तो ईवीएम लाया गया। लेकिन चुनाव आयोग कहता है हम ईवीएम को हटा देंगे, लेकिन कोई पार्टी के नेता आकर हमें बताए कि इसको हैक किया कैसे जाता है। कहते सही कह रहे हैं ना चुनाव आयोग। फिर यहां चुनाव आयोग कोई गलत बात बोल रहे हैं, साफ दिख रहा है ना। लेकिन कोई पार्टी के नेता नहीं जाते हैं उन्हें दिखाने को कि कैसे हैक होता है। लेकिन वो लोग अपने अपने भाषण में जरूर बोलते रहते हैं कि अगर मान लो कोई बीजेपी जीत गए या कांग्रेस जीत गए तो एक दूसरे पे कहते हैं इसने ईवीएम को हैक कर लिया इसीलिए जीत गया। और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। तो है ना, समझ गए आप स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिस है। वही ऑफिस सारा काम देखते हैं। चुनाव के दौरान पूरी मिलिट्री, सीआरपीएफ सब इसके हाथ में आ जाता है। वहां पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी नहीं चलेगा। अगर कोई सेंसिटिव एरिया है ना
उन सारे एरिया में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी तरीके से मिलिट्री को बिछाएंगे, अपनी तरीके से सीआरपीएफ को लगाएंगे। उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई बेईमानी कर ही नहीं सकता, और चुनाव आयोग बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो कोई आकर क्या करो, साबित करो, प्रूफ करो। अब है चुनाव में लोगों की भागीदारी। देखो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव में वोटिंग के दौरान वोट करने नहीं जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे हमारे देश में जब चुनाव इलेक्शन होता है तो कितना परसेंट वोट गिरा, 64%, 65%, हाईएस्ट 70% वोट। तो भाई बाद बाकी के लोग कहां गए? 65% वोट अगर हुआ तो बताओ 35% लोग कहां गए, वो क्यों नहीं वोट देने आए? तो उन्होंने चुनाव में भागीदारी नहीं की। ये गलत है। आपका ये जिम्मेदारी बनते हैं लोकतंत्र में कि आप नेता के बारे में सही सही पता करो और वोट गिराने जरूर जाओ, क्योंकि आपकी एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत है। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते आपको यह भी पता रखना है क्या कि नेता कौन सही है। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा नेता सही है जिसे वोट करूं? तो अखबार, न्यूज़पेपर, सोशल साइट्स सब भरे पड़े रहते हैं जो हर एक नेता के कर्मों के बारे में, करतूतों के बारे में लिखते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ो और फिर समझ जाओ कि कौन सही है और कौन गलत है। एक ही जगह पर पढ़ के मत समझ जाना कि यही सही है, उसे 10 जगह पर पढ़ना कि 10 लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, तब जाकर के आप एक सही नेता चुनकर वोट करें। लेकिन चुनाव में भागीदारी जरूर करें। क्या करें? जरूर करें। चुनाव में भागीदारी करना बहुत जरूरी है। ये नागरिक की जिम्मेदारी है, वरना लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। अब चुनावी नतीजे को स्वीकार करना। अब देखो, चुनाव में जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं करते हो तो फिर से इलेक्शन होगा, और एक इलेक्शन में कितना खर्चा होता है? 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, तो फिर से होगा ना 60,000 करोड़ रुपीस खर्चा। तो इसीलिए चुनाव में जो भी फैसला आता है उसको स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि आप ईवीएम मशीन पर दोष देने लगिए कि ईवीएम हैक हो गया इसलिए वो बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस जीत गई। बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस उस पर दोष लगाती है कि ईवीएम हैक कर लिया, और कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी दोष लगाती है। हमारे देश की ये पार्टियां हैं। अब तो जो भी चुनाव में आए परिणाम, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, तो ये बहुत अच्छा है, ये सही है। और अगर मान लो कोई गलत सरकार चुनी भी गई तो क्या जाता है, 5 साल बाद फिर बदल देंगे, 5 साल बाद फिर बदल देंगे। तब तक के लिए आप उसे स्वीकार कर लीजिए। और गलत काम वो कैसे करेगा? जनता के हाथ में चुनाव के बाद कुछ नहीं है क्या? आंदोलन शुरू कर देंगे अगर गलत काम करेगा तो। चुनाव तुरंत बाद में ना करवा दो, नहीं तो देश पर में ना आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, देश कर्जे में डूब जाएगा, क्योंकि एक चुनाव में बहुत खर्चा होता है। अब आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या है। देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं। ये हुआ ना चुनौती लोकतंत्र में, ये तो खराब बात हुआ ना। लोकतंत्र की लिमिटेशंस हैं, ये हानि है। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला चुनौतियां हैं, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरा, अलग अलग पार्टियों में कुछ पार्टी ऐसे हैं जिसमें जो अपने ही परिवार और रिश्तेदार को उम्मीदवार बना के टिकट देके खड़ा कर देते हैं। ये भी चुनौती है, ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरा,
थर्ड है कि अक्सर आदमी के चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सारे के सारे आपराधिक प्रवृत्ति वाले बाहुबली नेता खड़े हो जाते हैं, तो अब लोग वोट किसको करें? किसी एक को तो करना ही पड़ता है। ये भी चुनौती है। चौथा, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, लोग नहीं है, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं है, वो अकेले खड़ा हुआ है। इसलिए बड़ी पार्टी के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लोग हैं, तो वो झूठी बात भी फैलाने में सफल हो जाते हैं। और भी हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। 4 तो हो गया। 5वां चुनौती है कि चुनाव के दौरान चोरी चुपके से उम्मीदवार सब अपने चुनाव क्षेत्र में शराब, कंबल, पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और तब वोट मांगते हैं। ये भी एक चुनौती है। 6ठा चुनौती है कि धर्म और लिंग के आधार और जाति के आधार पर में वोट मांगा जाता है। ये भी चुनौती है। अगर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वोट मांगा गया हो, अगर रुपए, पैसे, कंबल बांटा गया हो और फिर वोट मांगा गया हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप कर सकते हो, ये आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि अगर आपके क्षेत्र में आपने देखा है पैसे, कंबल बांटते हुए या लिंग, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगते हुए, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये आएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। तो आप लिखना कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे क्षेत्र में इस तरीके का कोई धांधली वाला चुनाव प्रक्रिया हुआ है, तो हम एक पत्र लिखेंगे चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखेंगे। लेटर लिख के हम खुद का हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर, और अपने क्षेत्र के 100-150 लोगों का हस्ताक्षर करके और लेटर चुनाव आयोग को भेज देंगे। तुरंत ही चुनाव आयोग उस क्षेत्र में अपना जासूस भेजेगा और पता करवा लेगा। उसके बाद उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, भले ही कोई जीता क्यों ना हो, और वहां पर फिर से चुनाव करवाया जाएगा। समझ गए? तो ये जो हमारे चुनाव, स्वतंत्र चुनाव के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको दूर करने का नागरिक का भी जिम्मेदारी बनता है। अगर आपको गलतियां दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको त्रुटियां दिखाई पड़ती है, तो आप चुप ना बैठो, आप पत्र लिखो चुनाव आयोग को, क्योंकि हमारे देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईमानदार है, वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, वो जनता की सुनेगी। लेकिन कोई पत्र लिखता ही नहीं है। सब देखते हैं क्या क्या होता है चुनाव अभियान के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के द्वारा क्या क्या होते हैं सब देखते हैं, लेकिन कोई पत्र नहीं लिखता, कोई कुछ नहीं करता, कोई 100-150 लोगों का हस्ताक्षर नहीं लेता, तो क्या होगा? तब तो यही होगा, फिर हमारे लोकतांत्रिक चुनाव के सामने चुनौतियां बनी ही रहेगी। तो ये सब है। ये क्वेश्चन बच्चों हर आता ही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 5 चीजें जो है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। इसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर ये दूर नहीं हुआ ना, तो हमारा देश खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और फिर क्या होगा? जब लोकतंत्र खतरे में आएगा तो सैनिक शासन आएगा, फिर सेना को मौका मिल जाएगा, वो आके पूरे देश पर कब्जा कर लेगा, तो फिर सैनिक शासन में जीते रहना, फिर तो नागरिक के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर करना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो आपके एक्सरसाइज में है, वो मुझे नहीं लगता कि इसमें से सिर्फ समझ सकते हो, ये क्वेश्चन आंसर इतना है नहीं। इसको समझो और उससे नॉलेज होगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर असली में कहां से बनाना है आपको? चैप्टर के बीच में से 30-40 क्वेश्चन बनाओ और उसके आंसर भी लिखो खुद, और वो मुझसे और अपने टीचर से चेक करवाओ। फिर जाकर देखना कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो या किसी और तरह के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति
दे पा रहे हो, कर पा रहे हो। ओके बच्चों, तो ऑफलाइन के बच्चों के लिए अगर मैंने जो समझाया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। गलतियां भी मेरी बताते रहना ताकि और सुधार होता रहे। लेकिन 20 चैप्टर में जाकर के जरूर आप क्वेश्चंस का 30-40 क्वेश्चन नए बनाना, क्योंकि वो आपका अपना नोट होगा और आपके अपने नोट ही लड़ेंगे। हाँ, टीचर से जरूर चेक करवाना कि आपने जो नोट तैयार किया है वो टीचर से चेक जरूर करवाना। और एक्सरसाइज के भी जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।